तो आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 12 को करेंगे। चलिए, तो आज का प्रश्न है, भारत में भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारत में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की पद की शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। अगर यहीं पे शपथ न रह करके नियुक्ति रहे तो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा था उसमें हम लोग समझे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 219 आर्टिकल 219 के माध्यम से उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश को शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा होती है, और उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत में संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गणतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है। तो ये एक निर्वाचित संसद का प्रावधान है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, मौलिक अधिकार का प्रावधान है, या कोई वंशानुगत शासन नहीं है। तो कोई वंशानुगत शासन नहीं होना गणतंत्रात्मकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, भारत में संविधान जो है वो गणतंत्रात्मक है क्योंकि इनमें कोई वंशानुगत शासक नहीं है। वंशानुगत शासक का न होना गणतंत्रात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? गणतंत्रात्मक कहलाता है। इसका मतलब राज्य के प्रमुख का चुनाव किया जाता है। एक गणतंत्र एक संप्रभु राज्य या देश है जिसमें सत्ता राज्य के निर्वाचित प्रमुखों में ही रहती है, न कि वंशानुगत प्रमुख में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पद धारण नहीं करता है। तो केंद्रीय मंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, महान्यायवादी करते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद का धारण नहीं करते हैं। इनका चयन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है तथा उसके पद से हटाने की व्यवस्था लोकसभा में बहुमत से किया जाता है। ठीक है, बहुमत से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीट संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है वो पश्चिम बंगाल की है, 294। पश्चिम बंगाल की 294 है। बिहार का 243 है। मध्य प्रदेश का 230 है। और तमिलनाडु का 234 है। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो पश्चिम बंगाल 294। आगे देखेंगे 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो 92 में तो संशोधन हुआ था, लेकिन 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस को 73वां संविधान संशोधन 93 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी। 73वां संविधान संशोधन को पंचायती राज से संबंध है, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अतः प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति में पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय संरचना का सिफारिश करने वाली पहला समिति थी। MLM सिंघवी समिति ने पंचायती राज के संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था।
एम एल एम सिंघवी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था। 73वें संविधान संशोधन नियम 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन में इनको 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 में हुआ था। उस समय इसको पूर्ण राज्य का नहीं दर्जा दिया गया था, स्वराज्य बनाया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित करती है? तो सीट 131, सीट 131। 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में 543 सीट है, जिसमें से 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्य को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन में से संघ के राज्य सेवा आयोग सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 315 के 4 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग तक सौंपा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा असत्य है? तो संविधान भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह न्याय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। इसका मूल उद्देश्य राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, तो ये बात गलत है। राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करने का उद्देश्य इसमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है 243 के आई प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 11 नंबर। वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसे रखा गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। किसको? भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। पहला नंबर पर राष्ट्रपति को, दूसरा नंबर पर उपराष्ट्रपति को, तीसरा नंबर प्रधानमंत्री को, चौथा नंबर पर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, और 5वां नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 6ठा नंबर में मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, दोनों को एक जगह 6ठे नंबर पर रखा गया है, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। आगे देखेंगे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान द्वारा गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक बार फिर देखेंगे कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यकों हेतु संविधान गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एमजी रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा जो है एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे के द्वारा 1867 में किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे।
मिलाना है इसमें, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, यानी चौथा के 3, चौथा के स्थान पर एक तो खत्म हो गया, ठीक है। आगे है, और रॉलेट एक सत्याग्रह कब आया था? तो रॉलेट एक सत्याग्रह जो है वो 19 मार्च 1919 को आया था, ठीक है। तो दूसरा के स्थान पर एक, तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह है, और रॉलेट एक्ट, एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान देंगे। रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था, यानी पहला के एक, तो पहला के स्थान पर एक का एक है, ठीक है। और रॉलेट सत्याग्रह जो है, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को आया था, तो 2 के 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आया था। कांग्रेस का अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 में। चलिए आगे देखेंगे। बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों ने स्वराज ट्रेन को द्वारा संचालित किया गया था? बिहार के निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो कौन सा आंदोलन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक विशेष घटना हुई थी। यहाँ के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा करके इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया था। इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था, ठीक है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सी अस्पा की नीति लाई थी? कौन लाया था? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। ध्यान देंगे कि जहांगीर ने एक ऐसी प्रथा चलाई थी जिनमें बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक संख्या में, बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक संख्या में सेना में रखा जाता था। इस नीति को 2 अस्पा सिंह अस्पा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा कहा जाता था। इसी को चालू कौन किया था? जहांगीर ने किया था, ठीक है। जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के काल में हुआ था? सतनामी, तो सतनामी विद्रोह जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। किस में हुआ था? औरंगजेब। सतनामी विद्रोह जो है, सतनामी विद्रोह किस मुगल के शासनकाल में हुआ था? तो 1672 में किसानों एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था, और सतनामी नामक धार्मिक संप्रदाय औरंगजेब के समय में हुआ था, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद में काल में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती से पवित्र है, और सबसे प्रमुख सिंधु नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां से बौद्ध का भिक्षा पात्र एवं अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया? तो कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जो कनिष्क है, कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण दिया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध और भिक्षा पात्र और एक अनोखे कुक्कुट पात्र को प्राप्त किया। तो पूछेगा अश्वघोष वो कौन प्राप्त किया था? तो कनिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यक्रम स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता को पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उसने बेरोजगारी को समस्या को हल करने का प्रयास किया था। चलिए आगे देखें। ईस्ट इंडिया कंपनी डेन ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? डेन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेन में अपना भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ट्रैकुअर में। कहाँ किया था? ट्रैकुअर में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1616 ईस्वी में आई थी। इसने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर के ट्रैकुअर तमिलनाडु में स्थापित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेगा। नेशनल हेराल्ड
नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का प्रतिपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड जो है अंग्रेजी पत्रिका का संपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। दास प्रथा का, भारत में दास प्रथा किस वर्ष अवैध घोषित किया गया? तो 1843 को, 1843 को भारतीय दास प्रथा अधिनियम 1843 के तहत इसे क्या किया गया? अवैध घोषित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? एक बार फिर देखेंगे। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दे दी गई थी? विपक्ष की नेता की उपाधि दे दी गई थी। तो कहाँ के? बनारस के। कहाँ के? बनारस के। बनारस के अधिवेशन, बनारस के कांग्रेस अधिवेशन के तहत गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दे दी गई थी। तो ध्यान देंगे, कांग्रेस का 21वां अधिवेशन जो था वो 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुआ। इस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई और इस अधिवेशन में स्वराज की मांग पर चर्चा दौरान गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दे दिया गया। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि 1905 में 21वां नंबर का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो बनारस में हुआ था और उसी बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दे दी गई थी। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो 1756 में, 1756 में हुआ था। आगे देखेंगे, मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर 1215 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र के बजट अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 112 को राज्य बजट अनुच्छेद 202 के अलग कर दिया गया? तो किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अलग कर दिया गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे 28 की ओर। निम्न में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? कृत्रिम समझी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? तो एसडीआर, एसडीआर प्रकार की जो मुद्रा है उसको एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो ऐसी मुद्रा है जिसको कृत्रिम समझी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलेंगे। भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ कहाँ होती है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई मुंबई में, कलकत्ता में, हैदराबाद एवं नोएडा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भारत में मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में होता है। लेकिन अगर यहाँ पे सिक्कों की ढलाई न दे करके नोटों की छपाई देता है तो नासिक, मैसूर, साल्बोनी और देवरिया 4 जगह नोट छपते हैं। आगे देखेंगे, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो बाजार के अस्तित्व में सबसे अनिवार्य जो है वो कीमत है। क्या है? कीमत। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना जो है किसानों के लिए मानसून पर निर्भरता कम करना, ऋण के लिए किसानों की सहकारी पर निर्भरता में कमी करना, भारत में फूलों की खेती का संवर्धन करना, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप के सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कुसुम योजना जो है वो किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना है और पंप को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इसको क्या है? कुसुम योजना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि है, कौशल का अभाव है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? ग्रामीण विकास के लिए नहीं है तो CRY, चाइल्ड राइट्स एंड यूथ, ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं,
सकुरा सकुराजिमा सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसमें ज्वालामुखी के ऊपर 3000 मीटर तक राख का विशाल गुब्बारा उठा है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? यानी कहने का मतलब है कि सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है? हाँ हाँ, सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है, सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। हाल में ही केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पालन ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। एकीकृत एक्वा पार्क का स्थापना स्थान कौन सा है? तो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर, सॉरी, एक बात ध्यान देना है, हाल में ही केंद्रीय मत्स्य पशुपालन, तो एकीकृत एक्वा पार्क जो है वो कैलाश शहर त्रिपुरा में है। एकीकृत एक्वा पार्क जो है वो त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में। एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। कौन राज्य 10वीं के सभी छात्र छात्राओं के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो केरला। केरला है भारत के 10वीं बच्चों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य किया है। ठीक है, अब देखो, केंद्रीय खेल मंत्री ने किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स घोघला बीच दीव में किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। भारत किस देश के कक्षा में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित हुआ पहला वैन लॉन्च किया गया है? तो किस देश में? तो चीन में। किसमें? चीन में। किस देश ने कक्षा में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित उपग्रहों का पहला वैन लॉन्च किया है? तो चीन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी, चीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है? यानी ट्रेकोमा जो है, ट्रेकोमा किस देश को उन्मूलन का प्रमाण पत्र किया गया है? तो भारत। कौन सा देश है? भारत है, इंडिया। कौन है? इंडिया। 48 के सी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। कौन सा राज्य हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 पुरुष और महिला के पहले संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो कौन है? तो तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु है। कौन सा राज्य हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 पुरुष और महिला के लिए पहले संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो कौन है? तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। बिहार कैबिनेट ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण गया का नाम बदलकर करने का प्रस्ताव क्या किया है? तो गया का नाम गया जी बनाने का प्रस्ताव रखा है। ज्योति तीव्रता कैसा मात्रक? कैंडेला है। ठीक है, इनमें में से कौन सा ऊष्मा तरंग बोलते हैं? तो इंफ्रारेड तरंग जो है ऊष्मा तरंग कहलाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति किस रूप में जाना जाता है? तो ये अवधि गति है। किसी एक निश्चित अवधि में अपनी गति को पूरा करना अवधि गति कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाला आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है और विषुवत रेखा पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और पोल पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे।
समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रतिरोध कहलाता है। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है तो व्यक्ति प्रतिरोध से कम, व्यक्ति के प्रतिरोध से क्या होता है, कम होता है समानांतर वाले। ठीक है। कार्य W बराबर एफ एस, एफ माने फोर्स यानी बल, एस माने डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यानी 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 58, डिटर्जेंट पाउडर में फास्फोरस की भूमिका क्या है? तो डिटर्जेंट पाउडर में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को पानी से हटाने कर और कठोरता दूर करते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा की स्थापना 1948 में 10 अगस्त 48 में डॉक्टर होमी जे भाभा के अध्यक्षता में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बर्फ का पिघलना तो नहीं है। ठीक है। तो जिसमें दू है वो नहीं होगा। अब देखेंगे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, 1 सेकंड ध्यान देंगे। रासायनिक परिवर्तन सोडियम क्लोराइड NaCl का क्रिस्टलीकरण, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन नहीं है, फिजिकल चेंज है, लेकिन दूध का खट्टा होना केमिकल चेंज है। आगे देखेंगे रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी से माध्यम से हो जाते हैं, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, जिसके कारण रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ नहीं है? सोना शुद्ध है, ग्लूकोज शुद्ध है, पानी शुद्ध है, लेकिन शुद्ध दूध आपस में शुद्ध नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में मट्टी के घड़े में पानी रखा पानी किस घटना का ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण। किस प्रक्रिया? वाष्पीकरण। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? त्वचा साफ होता है, बात सही है। रीत शीतरक्त प्राणी है, बात सही है। कायांतरित में आंत बड़ी होती है, यह बात गलत है, कायांतरित में आंत छोटी हो जाती है। मानव शरीर के भार का कुल कितना % हिस्सा ऑक्सीजन है? तो 65% भाग हिस्सा ऑक्सीजन है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन प्रभावित नहीं होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए स्टीपर, जो कान में है। कास्टिक सोडा का साइंस कौन सी है? कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा यानी कास्टिंग सोडा है तो NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है। और बेकिंग सोडा NaHCO3 है, NaHCO3, लेकिन ये कास्टिक सोडा है NaOH। निम्न में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तो अदरक जो है, गन्ना जो है और शकरकंद जो है वो तीनों क्या है? तना है। लेकिन आलू तना नहीं है, आलू तना नहीं है, तो आलू इसमें क्या हो जाएगा? 1 सेकंड ध्यान देना है। तना का उदाहरण नहीं है तो आलू भी तना है, गन्ना भी तना है, अदरक भी तना है, लेकिन शकरकंद, गाजर, मूली, सलगम ये सब तना नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 17 देखेंगे, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो अभावजन्य रोग कहते हैं विटामिन की कमी से नहीं, प्रोटीन की कमी से नहीं, पोषक तत्व के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य कहते हैं। ठीक है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो पलीहा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है वो पलीहा है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में। कहाँ? यकृत में। 72 के ऑप्शन नंबर बी होगा, 72 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है, प्राकृतिक नहीं होता है, क्या बोलते हैं? संश्लेषित तंतु बोलते हैं। ठीक है। कृषि मूल्य आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो कृषि मूल्य आयोग जो है उसका स्थापना 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस कब मनाते हैं? तो 23 सितंबर को सांकेतिक दिवस मनाते हैं। होलकर ट्रॉफी किस संबंध है? तो ब्रिज से संबंधित है, ब्रिज से। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बंधुआ मजदूरी का नियम जो है 1976 में पारित हुआ। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 1968 में लागू हुआ। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद थे और बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान थे। और उसी समय भारत के राज्यपाल
डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आगे देखेंगे, द इंडिया मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक जो है, इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक, इसके लेखक जो है फिरोज वरुण गांधी हैं। कौन है? फिरोज वरुण गांधी। होली कहाँ का लोक नृत्य है? तो होली महाराष्ट्र का है। और स्थिति तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन का कितना % होना चाहिए? तो 33%। कितना चाहिए? 33% होना चाहिए। आगे देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापना, ध्यान देंगे, सिमलीपाल के 1994 में हुआ है, लेकिन कंचनजंगा का 2002 में नहीं, सन 2000 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर के दिसंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राज्य अधिकतर सीमा म्यांमार से लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा देश है जिसका सीमा म्यांमार से अधिक लगता है। कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जानते हैं? तो सेंटोस को। अफ्रीका में एक पोर्ट है जो कॉफी पोर्ट के लिए फेमस है। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी का। किसका है? झेलम नदी का। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को के पास अमेरिका में सिलिकॉन वैली है। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब लगाया गया? तो 2010 में। ठीक है। इसमें मिलाना है, विचार करना है कि कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? लिम्बू कहाँ है? सिक्किम में। करबी, तो करबी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, करबी असम में है। और डोंगरिया तो उड़ीसा में है, तो बी जिसमें नहीं है, यानी 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी। जलधारा गर्म धारा का उदाहरण नहीं है। गर्म धारा का उदाहरण नहीं है। गर्म धारा का उदाहरण यानी कि ठंडा धारा है। तो ठंडा धारा कौन है? पेरुवियन जो है वो ठंडा धारा है। पेरुवियन कैसा धारा है? ठंडा धारा। आगे देखेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग कौन सी है? सोमालिया, इथोपिया और जिबूटी। ऑप्शन नंबर बी। श्रृंखला, दार्जिलिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के पास निकट है। किस देश में? दक्षिण पश्चिम। इसमें दक्षिण पश्चिम तट के। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में किस तट पर अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम तट में। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम। पौधों को सबसे अच्छे पानी की मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है? चिकनी मिट्टी से। कहाँ से आती है? चिकनी मिट्टी से। विद्यालय में कौन सा स्वर्ग है? विद्या आ प्लस अल है, दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि तुमने जो कहा था वही सत्य है। ऑप्शन नंबर सी। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। और जहाँ पे लग जाता है, यानी 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है। मैंने हरि को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को कर्म। ऑप्शन नंबर बी। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होता है। 98 के ए, 99 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और 100 विच इज द नॉट ए स्टेशनरी आइटम, मैंने किताब को भी दुकान पर नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी, साइकिल नहीं मिलता है। आज का सेवा यहीं तक। थैंक यू सो मच।